सो हेलो गाइस, मैं आ चुका हूँ आपके लिए एक और नए वीडियो की शुरुआत लेकर। इस वीडियो में हम लोग कैप्लर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन पढ़ेंगे, जो कि ग्रेविटेशन का एक टॉपिक है। आइए तब बिना देर किए हम लोग चलते हैं अपने वीडियो में कैप्लर्स की आइए हम लोग पहले बेसिक बात करते हैं कि आखिर कैप्लर्स इसे कैसे किए। तो कैप्लर्स के एक गुरु जी थे, उनका नाम था टैको ब्राहे। तो वो टैको ब्राहे नाम के थे। तो उन्होंने अपनी 9 ईयर रिसर्च में लगा दी कि कोई स्टार हो या कोई जैसे सन है, तो वो मूवमेंट कर रहा है कि नहीं, और कर रहा है तो वो उसका प्लेस देखते थे कि कहाँ से कहाँ गया। तो आफ्टर सम ईयर्स उनकी डेथ हो गई। तो फिर उन्हीं के जो शिष्य थे कैप्लर्स, उन्होंने उनकी बुक ली, सब पढ़ा देखा। तो उन्होंने एक प्लैनेटरी मोशन का फॉर्मेशन किया, और इसी में जो प्लैनेटरी मोशन में ही जो थर्ड लॉ है, उसकी मदद से न्यूटन साहब ने ग्रेविटेशन का फॉर्मूला बनाया, जो F=m1m2/r² जी लेकर। तो जी तो कांस्टेंट है। तो आइए चलते हैं वीडियो में। कैप्लर्स बोल रहे हैं, कैप्लर्स का फर्स्ट लॉ है लॉ ऑफ ऑर्बिट्स। फर्स्ट है लॉ ऑफ ऑर्बिट्स। इसमें बहुत सिंपल है लॉ ऑफ ऑर्बिट्स। इसमें क्या कहना चाहते हैं कि एक एक्लिप्स है, यानी कि जो हमारा प्लेनेट है वो एक ऑर्बिट पे है। ऐसे सारे प्लेनेट्स एक ना एक ऑर्बिट पे है। तो ये हमारा अर्थ है, और ये इक्लिप्स है। पहला लॉ यही बोलता है कि एक इक्लिप्स है, उसमें ऑर्बिट्स में प्लैनेट्स हैं, और उनके उस इक्लिप्स में दो फोका है। एक को फोकस, एक अगर रहता तो फोकस बोलते हैं, दो है तो उसका प्लूरल हो जाएगा फोकाई। तो किसी एक फोकाई पे हमारा क्या है, सन है, हमारा सन है, ये सन है। तो पहला लॉ क्या कहता है, पहला लॉ कहता है द ऑर्बिट्स ऑफ अ प्लैनेट ऑफ अ प्लैनेट एंड eclipse eclipse with the sun sun at sun at one of the foci। पहला क्या बोलता है, द ऑर्बिट्स ऑफ अ प्लेनेट, प्लेनेट का जो ऑर्बिट्स है, एंड इक्लिप्स है विद द सन, एक सन के साथ जो कि किसी वन ऑफ द फोकाई पे है, वन ऑफ द फोकाई। ठीक है, लॉ ऑफ एरियाज। दूसरा है लॉ ऑफ एरियाज। तो इसका स्टेटमेंट पहले लिखता हूं, द लाइन ज्वाइनिंग इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। दूसरा लॉ कहता है लॉ ऑफ एरिया, यानी कि अगर ये एक इक्लिप्स है, ये एक अगर इक्लिप्स है, तो इसी एक फोकाई पे हमारा सन है, यहाँ पे दूसरा फोकाई, यहाँ पे मान लीजिए अर्थ है, ये अर्थ। तो सन से जो ये इसमें कुछ रिस्पेक्ट टाइम में यहाँ पे है, तो कुछ डेल्टा टी टाइम में ये बी पे आएगा। मान लेते हैं इसको ए मान लीजिए। तो डेल्टा टी टाइम में ये इतना एरिया कवर करेगा। तो बोल रहा है कि ये सेम एरिया उतने ही डेल्टा टी टाइम में यहाँ पर कर रहा है। लेकिन अब ये देखिए कि यहाँ पे जो ये इसका ये जो है, ये लेंथ जो है वो कम है, और यहाँ पे ये लेंथ ज्यादा है। तो इसके पीछे एक कारण है, जी फोर्स, जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। ऐसे हटाइए सर, आपको मैं इनवर्सली डायरेक्टली बताता हूँ। तो जो एफ है वो है m1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 और m2, और f जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है उसका स्क्वायर, डिस्टेंस का स्क्वायर।
तो मास के तो डिपेंड करेगा, अगर मास बढ़ेगा तो फोर्स भी बढ़ेगा। लेकिन अगर रेडियस जो यानी कि अगर मान लीजिए डिस्टेंस कम है तो फोर्स ज्यादा लगेगा। तो यहाँ पे डिस्टेंस कम है तो फोर्स ज्यादा लग रहा है, और फोर्स ज्यादा लग रहा है तो एक्सेलरेशन क्रिएट कर रहा है। और यहाँ पे डिस्टेंस ज्यादा है, डिस्टेंस जब यहाँ पे ज्यादा हो जाएगा तो फोर्स यहाँ कम लगेगा, फोर्स कम लगेगा तो कुछ कम डिस्टेंस में जाएगा। तो ये हमारा दूसरा लॉ था। आइए लॉ ऑफ टाइम पीरियड। प्लैनेट is proportional square of its to the square of its time period। मान लीजिए हम एक, यहाँ पे नहीं, मान लीजिए हम एक एक्लिप्स बनाते हैं। यहाँ पे मैं मार्स रखता हूँ, मान लीजिए मरकरी रखता हूँ, मरकरी मरकरी यहाँ पे हमारा क्या है, सन है। तो इसका कहने का मतलब है कि जितना डिस्टेंस होगा फोर्स उतना कम लगेगा। तो इसका मतलब समझ रहे हैं कि अगर इसका डिस्टेंस कम है तो फोर्स उतना ही लग रहा है, और फोर्स लग रहा है तो इसका रिवॉल्यूशन, इसका जो ये है रिवॉल्यूशन, ये जल्दी हो रहा है। तो जल्दी हो रहा है तो इसका कुछ बहुत कम दिन में होता है। उसके बाद वीनस आता है, तो वीनस थोड़ा ऊपर है इससे, दूसरे ऑर्बिट पे। मान लीजिए वीनस यहाँ पे है तो कुछ और डिस्टेंस हो जाएगी। फिर मान लेते हैं अर्थ, तो अर्थ तो कुछ और दूरी पे आ जाएगा। तो इसका यही कहने का मतलब है कि जितना डिस्टेंस बढ़ेगा उतना टाइम पीरियड बढ़ेगा। तो इसको सिंपल में बोला गया है, जितना डिस्टेंस बढ़ेगा उतना टाइम पीरियड बढ़ेगा। कि जो हमारा जो आर का क्यूब है, यानी कि जो रेडियस, जो डिस्टेंस का क्यूब है, आर का क्यूब इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी का स्क्वायर। हमारी ये तीसरा लॉ कहता है। और इसी लॉ के मदद से हमारे जो न्यूटन थे वो ग्रेविटेशनल का फोर्स बनाए, जो कि था Gm1m2 बाई आर स्क्वायर। तो ये यूनिवर्सली स्क्वायर लॉ, ये मैं किसी और वीडियो में बताऊंगा, ये थोड़ा डेरिवेशन है। तो केप्लर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन का ये थर्ड लॉ बहुत ही मशहूर है। तो इसी की मदद से न्यूटन भाई ने वो किया, हमारा फोर्स का ये फॉर्मूला लाया। तो आपको अच्छा लगा होगा क्योंकि पूरा मैं कॉन्सेप्ट बताया हूँ इसमें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।